सबसे पहला सवाल जो हमारी जनता ने पूछा है, मैं मिस रूपा से पूछना चाहूँगी कि कोरोना फैलता कैसे है, हाउ इट स्प्रेड्स, क्योंकि इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस कोरोना वायरस का बचाव अच्छे से कर पाए, इस पर एक रोकथाम लगाया जा सके। मिस रूपा। थैंक यू प्राची जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि इसके फैलने के किस तरह ये फैलता है। वैसे आज की डेट में इसके फैलने का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल बदल चुकी है, बिकॉज़ आज अगर हम अपनी जनसंख्या को देखें, पॉपुलेशन को देखें, तो अब हमारे पास दो तरह की पॉपुलेशन हो चुकी है। कुछ लोग जिनको कुछ इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम बुखार, कुछ का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं उनका टेस्टिंग हो जाए, और दूसरी है कि बिल्कुल हेल्दी पॉपुलेशन है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों को समझना है कि किस तरीके से हमें बचाव करना है। पहली चीज़ है, हर इंसान को ये सोचना है कि मेरे को ये इन्फेक्शन है, मुझे ये इन्फेक्शन बाहर किसी को नहीं फैलाना है। तो पहले लोग वो हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, सो दे आर हेल्दी, उनको बट क्या चांस है कि वो दूसरे लोगों से वो इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो उनको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करनी है, मास्क पहना है, हाथ धोना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने फेस पे मास्क पे हाथ नहीं लगाना। जो यूजुअली हम बाहर जाते हैं हमारे हाथों में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी इन्फेक्टिव पर्सन ने इंसान ने उस चीज़ को छुआ हो, वो चीज़ गलती से हमने छू ली और फिर हमने उसको अपने मुंह पे लगा दिया। या सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में ये हो गई है, हम मास्क यूज़ कर रहे हैं बट मास्क की मर्यादा को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मास्क का मतलब होता है आपके मुंह को आधा कवर करें, और हम क्या करते हैं, मास्क लगा के ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो हम बार बार वायरस को एक रास्ता दे रहे हैं अंदर जाने का। सो मास्क के कारण और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो गए हैं। सो मास्क का इम्पोर्टेंस ये है कि जिस इंसान को कोई दिक्कत नहीं है वो कॉटन का अच्छा वाला मास्क लगाए और उसको फेस पर ही रहने दे जब तक उसको आप घर नहीं पहुंच जाते या आप हाथ धो के खाने पीने का कोई काम कर रहे हैं, तभी उस मास्क को उतारिए। अदरवाइज उस मास्क को उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गले पे, मुंह पे एंड नाक को अनकवर्ड छोड़ देंगे, उससे मास्क बिल्कुल आपका हेल्प नहीं करने वाला। दूसरी चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने गंदे हाथों को प्लीज फेस पे, नाक पे, मुंह पे, आंख पे बिल्कुल ना लगाएं। पहले तो अपने फेस को टच करने की आदत ही आजकल छोड़ दीजिए, बट अगर करना पड़ता है तो वॉश करिए ढंग से, साबुन पानी से 40 सेकंड का अच्छे से वॉश करिए, तब जाके आपके हाथ साफ है और उस टाइम पे आप मुंह पे हाथ लगा सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको किसी भी इंसान के साथ जो अपना इंटरेक्शन है उसका टाइम भी लिमिट करना पड़ेगा। अगर आपने भी मास्क पहना है, सामने जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसने भी मास्क पहना है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि अपनी सारी ह्यूमन इंटरेक्शन 15 मिनट से ज्यादा ना रखें। सो किसी से आप बात कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि आप 15 मिनट के अंदर अंदर बात करके अपना काम खत्म कर लीजिए। सो जितना लंबा आप ड्यूरेशन हम किसी के साथ स्पेंड करेंगे वो भी एक कारण बन सकता है। दूसरी जनसंख्या वो है जिनका कोविड पॉजिटिव आ गया है, वो लोग तो अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर देम एज वेल एज देयर फैमिली, कि वो आइसोलेशन में है, वो ध्यान रख रहे हैं अपना। अब उनका क्या काम बनता है, उनको ये प्रण लेना बनता है, उनको ही अपने आप को ये अपने से प्रण लिया जा सकता है कि ये इन्फेक्शन जो मुझे हुआ है, अब ये सीधा इन्फेक्शन मेरे शरीर से बाहर जाएगा, इसको किसी और इंसान को या मेरे फैमिली मेंबर को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो उसमें क्या करेंगे, वो लोग आइसोलेशन लेंगे, वो सारी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेंगे, अपने बर्तन खुद साफ करिए, अपने छोटा मोटा सारा काम खुद करिए, बाहर जो भी अपनी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे डिस्टेंस बनाए रखिए। यहाँ पर मैं उन सारे मरीजों की फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिनके घर में एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और सारे नेगेटिव है, दे ऑल शुड क्वारंटाइन देमसेल्फ। आपको अपने घरों में ही रहना है, अपने नेबर से हेल्प मांगनी है, कुछ भी आपको बाहर का सामान लाना है तो, और एज ए नेबर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी के घर में किसी पर्सन को कोविड पॉजिटिव हो गया है तो हम सामने से कॉल करके उनसे पूछे कि आपको क्या सहायता की ज़रूरत है, आपको उस बाहर से सब्जी लानी है, दूध लाना है या कोई भी ज़रूरत का सामान है, हमें उन्हें पहुँचाना चाहिए ताकि उन लोगों का बाहर की कम्युनिटी में मूवमेंट ना हो, आना जाना ना हो। अब थर्ड कैटेगरी है जिनको खांसी जुकाम बुखार हो जाता है और वो लोग ऐसे ही खांसी जुकाम बुखार के साथ इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि उनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ। अब जब कोविड टेस्ट होता है तो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे तो कोविड है, मैं तो सबको फैला लूंगा। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको कोविड उस दिन से फैलना शुरू नहीं होता जिस दिन से आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है।
कोविड उस दिन से फैलना शुरू होता है जिस दिन से लक्षण आपको आते हैं, क्योंकि लक्षण से पहले की बात हम अभी नहीं कर सकते हैं। किसी को नहीं पता चलता कि मुझे कल लक्षण शुरू होने वाले हैं। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आप ले रहे हैं। अगर आपको कोई भी खांसी, जुकाम, बुखार या टेस्ट जा रहा है या नाक में कोई दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद आप टेस्टिंग के बारे में सोचिए। हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं होती है बट आइसोलेशन आपको नहीं छोड़ना है। कोविड 1% आपका नेगेटिव भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। आप किसी को इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, क्योंकि ऐसे भी कुछ चांसेस हैं कि कोविड नेगेटिव आने के बावजूद आपके अंदर कोविड का वायरस हो, जो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाया। पर्सन को कोई भी खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो उनको ध्यान रखना है कि प्लीज 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 उनको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेनी है। लोगों से अपना इंटरेक्शन बिल्कुल बंद करना है। ट्राई टू आइसोलेट देमसेल्फ। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू मिस रूपा। हमारा जो अगला क्वेश्चन था उसका भी आंसर आपने दे दिया। हमारी जनता जानना चाहती थी कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। थैंक यू फॉर इट। नाउ अब मैं डॉक्टर श्वेता से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो बहुत आजकल मीडिया में भी फैला हुआ है, सिम्टोमेटिक और नॉन सिम्टोमेटिक केसेस के बारे में। तो जनता जानना चाहती है कि उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले क्या होता है कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 14 डेज का। ये वो पीरियड होता है जिसमें आप पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, मगर आपके अंदर वायरस रेप्लिकेट हो रहा होगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद सिम्टम स्टार्ट होते हैं। सिम्टम्स तो होते हैं नॉर्मली जो कॉमन सिम्टम्स है वो है फीवर, ड्राई कॉफ, गले में दर्द, सांस लेने की दिक्कत एंड छाती में दर्द होना। कुछ लोगों में डायरिया, बहुत 20 to 30% केसेस में डायरिया कॉमन है। इनफैक्ट अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें हेडेक, वॉमिटिंग ही अकेले साइंस होते हैं कोरोना के। तो ये तो हो गए सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक वो होंगे जिनको कोई सिम्टम नहीं होगा, या फिर उनको बस एक आध दिन के लिए लगा होगा कि उनका बदन टूट रहा है या हल्का सा कुछ लगा होगा, बट मेजरली वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो ये हो गए 80% केसेस हमारे कोविड के एसिम्टोमेटिक होते हैं, और 20% केसेस सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब जिनमें सिम्टम होता है। तो डिफरेंस इम्पॉर्टेंस हमारे लिए इस चीज़ का है कि एसिम्टोमेटिक भी कैरियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एसिम्टोमेटिक इंसान भाग रहा है बिना मास्क के, तो भागते भागते वो इनहेल और एक्सहेल करेगा, सांस अंदर लेगा, बाहर छोड़ेगा, उससे वायरस फैल सकता है। बात करने से, ज़रा सा खांसी जुकाम से या किसी वजह से ड्रॉपलेट जो गिरता है सरफेस पे या किसी इंसान के सामने, तो इसलिए एसिम्टोमेटिक लोगों का भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग वायरस ट्रांसमिट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Few points here for the awareness of general public. Moreover, being a nurse, it is my duty कि हमें लोगों को empower करना है knowledge के साथ। सो पहली चीज ये है कि हमें समझना होगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अभी हमारे पास हेल्पलाइन पे कॉल आते हैं कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि हमें कोविड है कि नहीं है, या मेरे घर के मेंबर को कोविड है कि नहीं है। तो लेट मी टेल यू, नोबडी कैन डिस्टिंग्विश कोविड के सिम्टम्स विद जनरल फ्लू सिम्टम्स। तो जैसे यूजुअली होता है ना, हम हर चीज को थोड़ा हाइपर अलर्ट लेते हैं कि अगर कोई मुश्किल है तो हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेते हैं कि लेट्स ट्राई दिस वन। सो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं जब भी किसी भी पेशेंट को या किसी भी फैमिली मेंबर को या कोई भी इंसान को थोड़े से भी सिम्टम डेवलप होते हैं किसी भी तरह के फ्लू के, तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं है कि वो ये सोचे कि उसको कोविड है, एंड ही और शी शुड स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशन लाइक अ कोविड। बट इट इज नथिंग लाइक दैट कि आप जब तक टेस्टिंग के लिए नहीं जाते, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तब तक आप अपने आप को कोविड नहीं मानते। एंड सडनली कोविड का टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और गवर्नमेंट को बोलने लग जाते हैं नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। चाहे हमारे सिम्टम्स माइल्ड है या चाहे हमें सिम्टम्स भी नहीं है, बट आउट ऑफ पैनिक हमारी जनरल हमें आदत, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें टेंशन लेना हमारी आदत होती है, तो उसके कारण। But let me tell you, I keep telling because we are getting so many panic calls like that. So we just request कि सर देखिए, मैम देखिए, जिस दिन से आपको पहला सिम्टम हुआ था उस दिन से आपके घर वाले आपके साथ हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन तो उस दिन से स्प्रेड होता है। कोविड इन्फेक्शन स्प्रेड होने के लिए डॉक्टर के सिग्नेचर और रिपोर्ट का वेट नहीं करता है। तो पहली चीज है कि आइडियली आज की डेट में हमें क्या करना है, किसी को भी थोड़ा सा भी सिम्टम होता है उसको अपने आप को आइसोलेट करना है, अपनी प्रिकॉशन स्टार्ट कर देनी है एज ए कोविड पेशेंट, बट डरना नहीं है।
क्योंकि जैसे कि डॉक्टर श्वेता ने बोला था 80% पूरी दुनिया में 80% मरीज कोविड के घर पे ही ठीक हुए हैं अगर उनके माइल्ड सिम्टम्स है, और बहुत सारे मरीजों को सिम्टम्स होते भी नहीं है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग के पीछे डेफिनेटली जरूर जाइए टेस्टिंग के लिए, बट टेस्टिंग के नाम पे एक्सपोज मत हुई, ना ही आप ना ही आपकी फैमिली। दूसरी चीज है, अगर घर में एक को भी सिम्टम है तो पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि पूरी फैमिली अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, और अपने बाहर की जो डिमांड है, बाहर की चीजों का लाने ले जाने का काम है, वो अपने नेबर से करवाना शुरू कर दे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि अपने नेबर नॉक करके आपके बाहर सामान रख के चले जाएंगे, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो वी हैव टू टेक अ प्लेज। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर श्वेता ने बहुत ब्यूटीफुली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कहाँ से आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। आज की डेट में एज ए कोविड पेशेंट हमें ये प्लेज लेनी चाहिए कि मेरे को ये इन्फेक्शन हुआ है, आई एम टेकिंग प्लेज दैट ये इन्फेक्शन मेरी बॉडी से सीधा आउट होगा, किसी को ट्रांसमिट नहीं होगा। सो इट इज अ टाइम टू टेक अ प्लेज दैट I will just discard or destroy this COVID from my body, and nobody else is going to be infected because of that. That's all I really wanted to add, and to just aware all the general public pertaining to general signs and symptoms. बिल्कुल सही कहा। जनता को ये पता चला कि केवल सिम्टोमेटिक ही जो बोलते हैं डिसीज़ को नहीं फैला रहे, ये सिम्टोमेटिक जो है जिनको अभी सिम्टम्स नहीं है, जो घर पे बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है, हम बिल्कुल सही है और हम बाहर जा सकते हैं, तो वो भी कोरोना फैलाया जा सकता है उनके थ्रू। इसीलिए सोशल डिस्टेंस और घर पे रहने की गवर्नमेंट ने मांग की थी। डॉक्टर विजय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे मार्केट में कई प्रकार के मास्क अवेलेबल हैं, हमने सुना है N95 है और ट्रिपल लेयर मास्क भी है, और कई जगह पे कुछ NGOs ऑर्गेनाइजेशंस भी घर पे जैसे कुछ बनाते हैं मास्क या कपड़ा लगा लेते हैं। तो मतलब जनता ये जानना चाहती है कि क्या यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है या क्या यूज़ करना इफ़ेक्टिव है? इसमें अगर हम शुरुआत करें कि अंगोछा हम लगा लेते हैं या कपड़े का मास्क लगा लेते हैं, फिर उससे ऊपर आप जो सर्जिकल मास्क है वो है, फिर आपका जो N95 मास्क है, ऐसे ही है। तो जो इसमें हर आदमी को N95 मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए N95 मास्क सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जो ऐसे कोविड एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, मेनली उनके लिए है। जो नॉर्मल हॉस्पिटल एरिया में काम कर रहे हैं उनके लिए सर्जिकल मास्क ही इनफ है। आप जैसे हॉस्पिटल में जो ऑफिसेज में काम करते हैं उनके लिए अभी सर्जिकल मास्क ही काफ़ी है, लेकिन क्योंकि अभी कोविड जैसे कि ज़्यादा फैल गया है, तो अभी जो वार्डों में अगर नॉन कोविड वार्ड भी है उसमें भी आप डेफिनेटली कह नहीं सकते कि कोई पेशेंट आपका कोविड का भी हो सकता है। तो अब हर वार्ड में हॉस्पिटल केयर एरिया में जो पेशेंट केयर में जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए N95 मास्क अभी कंपल्सरी है। लेकिन आम जनता को बाजार जाने के लिए या अपने काम पे जाने के लिए उनके लिए सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क वही बहुत है। उनको N95 मास्क खरीद कर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनकी जान बचाने के लिए। तो वो आप खरीद, अब ये नहीं है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वेंटिलेटर घर पर खरीद कर रख लेंगे। तो ऐसे ही ये है कि हमें ज़्यादा ओवरकिल नहीं करना है कि आपको ज़रूरत है सिर्फ सर्जिकल मास्क की या सिर्फ कपड़े के मास्क की, लेकिन आपके पास पैसा है तो आपने N95 मास्क पहनकर आप घूम रहे हैं ताकि कि आप उससे बच सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप लोगों के साथ खाना पीना ना खाएं, आप लोगों के साथ चाय वगैरह ना पिए अभी बैठकर। जो सोशल गैदरिंग्स है हमारी, जो हमारा कल्चर होता है ऑफिस में लोग बैठ के सारे अपना अपना टिफिन लाते हैं और साथ बैठ के खाना खाते थे, वो सब चीज़ें हमें छोड़नी होगी। हम पूरा दिन तो मास्क लगा के रखते हैं, लेकिन जब खाना खाएंगे हम मास्क उतार देंगे, जब हम चाय पियेंगे सारे दोस्त बैठ के जब मास्क उतार देंगे, तो उस टाइम पे वो बहुत रिस्की हो जाएगा। चाहे आपने कोई भी मास्क है आपके पास, वो काम ही नहीं होगा, वो जो उसका पर्पज है वो पूरा डिफीट हो गया। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क जो है आप अपने जो जिस लेवल की प्रोटेक्शन आपको ज़रूरत है उतना ही आप पहने, ओवरकिल ना करें। जो संसाधन है वो सीमित संसाधन है।
एज राइटली सेड, हम एडिक्वेट रिसोर्सेज का यूज़ करना आना चाहिए। N95 मास्क वगैरह जो है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो एज अ सोल्जर्स वर्क कर रहे हैं कोविड-19 के साथ एज अ फ्रंट लाइनर्स, उनके लिए आवश्यक है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किस समय यूज़ करना है। जिस प्रकार डॉक्टर विजय आपने बताया कि खाना खा रहे हम किसी के साथ बैठ के या उस तरीके की सिचुएशन में मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है जब हमारा कॉन्टैक्ट ज़्यादा पास में है। मैं आपसे एक और सवाल इसी में जानना चाहती हूँ, जिस प्रकार बुजुर्ग लोग घर पे हैं तो उनको ऑलरेडी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, कई लोग ऐसे हैं जो एस्थमेटिक है, तो वो लोग इस सिचुएशन से कैसे कॉम्बैट करें या उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव या सजेशंस, लाइक दे कांट यूज़ मास्क एवरी टाइम क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्रीथिंग। जी, अगर वो घर पर हैं तो उन्हें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जैसे उनकी कोई देखभाल करने वाला है, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक मेडिसिन ने हमने मिलकर एक गाइडलाइन बनाई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखिए, 3 तरह के बुजुर्ग होते हैं। एक बुजुर्ग वो है जो अपना काम खुद कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं। एक बुजुर्ग वो है जो अपनी डेली लाइफ के लिए थोड़ा थोड़ा किसी पर डिपेंडेंट है, और एक है बेड रिडन है जो बिस्तर पर है, जो अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनके लिए आपको केयर गिवर चाहिए। तो इन तीनों में जो है, एक जो खुद इंडिपेंडेंट है उनको अभी संयम रखना चाहिए कि वो अभी घर पर ही रहें। वो क्योंकि वो चल फिर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अनलॉक हो गया है तो आप घर से बाहर जा रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं। वो अभी उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है, और खतरा इन्फेक्शन लगने के बाद उनकी जान का खतरा है। तो वो उन्हें अभी स्ट्रिक्टली उनको अवॉइड करना चाहिए। अभी वो अपने कुछ वॉलंटियर्स हैं, जैसे दिल्ली पुलिस भी है, इसमें मदद करती है, और समाज में दूसरे लोग हैं वो भी आपकी मदद कर सकते हैं कि आपका खाना, आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में जब आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं तो बुजुर्गों को उस टाइम पे मास्क लगाने की ज़रूरत है। उनके पास जो जाए वो भी लगाए और वो भी खुद भी लगाए। ऐसे ही जो केयर गिवर है जो आपकी देखभाल करता है बुजुर्गों के घर में, उनको भी जब वो उनके पास जाएं तो हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें और मास्क लगा कर जाएं, और उनको भी मास्क दिया जाए वो भी जब आप उनके पास जाते हैं दोनों जो है मास्क में रहें। तीसरा, जो बेड रिडन वाले होते हैं उनको व्हील चेयर है, उनको उसको सैनिटाइज करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। हैंड हाइजीन और जो हाइजीनिक प्रैक्टिस है हमारी, हैंड वॉशिंग और इस सब को फॉलो करना है। और जब उनके कोई संपर्क में आए तभी उन्हें मास्क लगाने की ज़रूरत है, पूरा दिन उन्हें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं। और जो इसमें मैं कहना चाहूँगा, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं सांस की, जो जैसे अस्थमा की या आपकी COPD की जो दवाइयाँ होती हैं, वो उन्हें रेगुलर खाते रहना है, उसको बंद नहीं करना है। और तकलीफ़ होने पर आपको डॉक्टर से अभी टेलीफोनिक सलाह लेनी है। अगर उससे काम नहीं होता तो फिर आपको अस्पताल जाना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर विजय। तो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी सर ने अभी फ़ोन नंबर या टेली कंसल्टेशन के लिए बोला है, अगर किसी बुजुर्ग को किसी डॉक्टर से बात करनी है थ्रू टेली कंसल्टेशन, वी विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला क्वेश्चन डॉक्टर श्वेता, कि जिससे प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है, कई जगह पे उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो प्लाज्मा थेरेपी है क्या? तो बेसिकली हमारे बॉडी में, अगर हम अपने बॉडी में कोई एक फैक्ट्री समझे, तो मान लीजिए कि इस फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और अगर इस फैक्ट्री को कोई अटैक करता है तो ऑटोमेटिकली जो फैक्ट्री के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होते हैं, और जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडीज़ बनते हैं बॉडी में। तो अब क्या देखा गया है कि ये एंटीबॉडीज़ अगर हम एक ऑलरेडी एक ऐसे कोरोना पेशेंट का लें जो क्योर हो चुका है, जिसको ठीक हुए 14 डेज हो चुके हैं, उसको वो प्लाज्मा में होते हैं और उसको हम बोलते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा। तो दैट कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कंटेन्स दीज एंटीबॉडीज। अगर हम ये एंटीबॉडीज, ये प्लाज्मा दैट कंटेन्स द एंटीबॉडीज, अगर हम ये ट्रांसफर करें उस पेशेंट में जो अभी कोरोना के साथ लड़ रहा है, मगर उसका स्टेज ऐसा है कि जिसमें ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है डिस्पाइट पुटिंग हिम ऑन ऑक्सीजन, एंड ऐसा लग रहा है कि अब उसका ग्रेड मॉडरेट से सीवियर होने वाला है,
तो उसका प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, कोविड के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, उसको लेस सिवियर करने के लिए हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, प्लाज्मा थेरेपी कोई रामबाण नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मे और मे नॉट सपोर्ट द ट्रीटमेंट। सो इट इज गिविंग गुड रिजल्ट्स। कुछ स्टडीज हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, बट ऐसा अभी तक कोई डेफिनेटिव नहीं आया है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में एक ट्रीटेड कोविड पेशेंट का प्लाज्मा ले लिया जाता है और दूसरे जो कोविड पेशेंट में जो ऑनगोइंग है जिसका, उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी एंटीबॉडीज हमें चाहिए। एंटीबॉडीज का टाइटर हर बार नहीं मेजर होता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें नहीं पता होता है कई बार कि हम कितनी एंटीबॉडीज एक्चुअली ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं पेशेंट को। So overall it is okay, I mean but it is not a magic bullet for COVID. और जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए इन्होंने बताया कि इसमें कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जो है वो ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि हर आदमी में जो वन साइज डजंट फिट ऑल वाली बात है कि हर आदमी में एक ही दवाई काम नहीं कर है। तो उसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी भी सब में कारगर नहीं है। उनकी बॉडी के जो रिस्पॉन्स है कोरोना वायरस की, अगर उसमें लगता है कि इनकी बॉडी में जो है, जैसे कुछ लोगों में स्टीरॉयड से रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोगों में जो रेमडेसिविर है वो देते हैं, तो उनका IL-6 लेवल वगैरह देख के देते हैं। तो इसी तरह से जो है आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या दिया जाता है। अभी बहुत सी जगहों पर सुनने में आया है कि लोग, फैमिली जो है सुनकर जो है फोर्स कर रहे हैं डॉक्टर्स को कि आप प्लाज्मा थेरेपी दे दीजिए हमारे, तो वो ठीक नहीं है और हर पेशेंट में वो जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अभी नहीं है। बिल्कुल, तो जिस प्रकार मीडिया या पूरी लोगों को लग रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कि किसी को भी कोरोना हुआ है तो उसको प्लाज्मा थेरेपी दे दे और उससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज दे हैव सेड कि हर किसी पेशेंट में ये रामबाण उपाय नहीं है। हर किसी पेशेंट को जिस प्रकार एक दवा सूट नहीं करती, हर किसी की बॉडी अलग है, उसी प्रकार किसी को प्लाज्मा थेरेपी सूट करती है और किसी को नहीं करती। हम खुद डॉक्टर ना बने, जो डॉक्टर है उसको पता है किसको प्लाज्मा थेरेपी देनी है और किसको नहीं देनी। तो हैविंग सेड दैट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हेल्थ केयर वर्कर्स की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक इंसान की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी ऑल हैव टू टेक केयर कि हमसे किसी को संक्रमण ना हो। तो मेरा सवाल रूपा जी से है कि जिस प्रकार अभी अनलॉक इंडिया हो चुका है, तो हम देखते हैं कि कई गेस्ट हमारे घर पे आ जाते हैं या फोन बता देते हैं कि क्या हम आपके घर आ जाए। तो अब सिंस अनलॉक हो गए तो क्या करें? अब किसी के घर जाना तो पड़ ही जाता है, तो क्या क्या सावधानी बरते? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है प्राची जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बट ये प्रक्रिया या अनलॉकिंग सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे बहुत नुकसान हो रहा था। बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस वाले हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी एंड लोगों का काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ रहा था। दूसरी चीज़, आप कितने दिन तक घर में बिना काम के रह सकते हैं और गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा था। सो हमें समझना चाहिए कि ये अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया की गई है वो हमारे फ़ायदे के लिए की गई है। बस इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमें सोशल गैदरिंग स्टार्ट कर देनी है। अब क्योंकि हमें कोई रोकने वाला नहीं है तो हम अपने फ्रेंड्स के घर जाएं, रिलेटिव्स के घर जाएं, वहाँ जाके रहना पीना खाना शुरू कर दें। सो वो सब नहीं करना है, क्योंकि इसका कारण ये है कि हम जिस घर में रह रहे हैं, शायद हम लोग 4 लोग घर के अंदर हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, बट हम जिसके घर जा रहे हैं उसके घर के 2 लोग ऑफिस जाते हैं, वो 2 लोग ऑफिस जाते हैं, वो लोग कई कितने लोगों से मिलते हैं, वो घर वापस आते हैं। सो हो सकता है कि हम में से ही कोई एक साइलेंट कैरियर हो कोविड का और जो हम इस तरह से स्प्रेड कर दें। तो ये अनलॉकिंग की प्रक्रिया कामकाजी लोगों के लिए हुई है, बट अभी भी सोशल गैदरिंग, गेट टुगेदर, family events and any social events and just going for the temple, just going for the park, picnic, all that is actually still avoided and it should be avoided. गवर्नमेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें कुछ समझना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है और हमें क्या करना है इस टाइम के लिए, बिकॉज अनलॉकिंग इज एक्सक्लूसिवली डन फॉर दिस सर्विसेज।
नॉट कि हम कोविड से बच गए हैं और अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो प्लीज हमें ये प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग हैज टू बी मेंटेन्ड एंड वी शुड अवॉइड ऑल सोशल गैदरिंग। थैंक यू। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। एज सेड की फिजिकल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन सब चीजें मेंटेन करनी है। कि जो इन्होंने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करें, एक दूसरे के घर जाना, और कोई आपको कहता है आने के लिए उसे भी समझाएं और आप भी ना जाएं। जैसे मैं खुद के अपने एग्जाम्पल से बताऊं कि मेरी बेटी ने मेरे सिस्टर के लड़के से बात की कि हमें तो बहुत दिन हो गए, हमें आना है करके, और बुआ जी हमें तो घर आना है। तो मतलब कि इन्होंने प्लान बना लिया कि हमें तो आना है। वो नोएडा रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, बच्चे मान नहीं रहे हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, आप भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, मैं भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता हूँ। और तो इस समय पर अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप उसका सच्चा ख्याल रखते हैं, आप उसके सच्चे वेल विशर हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और आप उनको फोन पर बात करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, वीडियो कॉल। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है। मैं तो जैसे बुजुर्ग लोगों में रहता हूँ, तो उनसे एक बार डिस्कस कर रहा था कि यही चीज अगर 50 साल पहले होती तो क्या होता। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम मतलब लॉक्ड होकर भी लोग नहीं हैं, हम उसमें अभी भी लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं। 14 डेज के बाद जो ट्रीट हो चुका है उसका हम प्लाज्मा ट्रांसफ़र करते हैं। तो कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि क्वारंटाइन होने के बाद जैसे कोई व्यक्ति आया है तो उसके बाद उसे फिर पॉजिटिव आया है, मतलब एक बार नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद उसको पॉजिटिव आ रहा है, या क्वारंटाइन के बाद दोबारा चेक किया तो फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मतलब कोरोना फैला रहा है? अभी तो फिलहाल गाइडलाइंस ये हैं कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं जब उसका विद इन 24 आवर्स ट्वाइस उसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है। एंड सेम अप्लाइज फॉर प्लाज्मा थेरेपी ऑल्सो। प्लाज्मा थेरेपी में वही डोनर्स होते हैं जिनका कोविड नेगेटिव आता है। री इन्फेक्शन के केसेस बहुत कम देखे गए हैं। ये जरूर देखा गया है कि 28 डेज तक वायरस की शेडिंग होती है। तो अगर आप 28 डेज तक भी RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, ऑल्दो उसके सिम्टम्स जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वायरस है लेकिन उसका लोड बहुत कम है। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर श्वेता कि अभी हमारे एम्स में ये जो गाइडलाइंस है अभी चेंज हो गया है। अभी हम डिस्चार्ज पे टेस्टिंग करना मैंडेटरी नहीं है। अभी आपका 14 डेज का पीरियड पूरा होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद 7 डेज का एक्स्ट्रा होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन आपको एडवाइज किया जाता है, क्योंकि वायरस जो है कई बार डेड वायरस है, उसकी वजह से भी RT-PCR जो है पॉजिटिव आता रहता है और इन्फेक्टिविटी जो है उसकी बहुत कम हो जाती है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो वो अपना जो प्रिकॉशंस के साथ अपनी ड्यूटी जो है उसके बाद 14+7 डेज के बाद अपनी ड्यूटी जो है हमारे एम्स में अभी हेल्थ केयर वर्कर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं और बाकी जो जनता है वो भी अपना सुचारू काम कर सकती है। उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा काम पे जा रहा है या वही चीजें कर रहा है, हो सकता है उसको दोबारा कोरोना वायरस हो जाए, तो जरूरत है हमें सावधानी। हम इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसी टॉपिक पे हमारा ये नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होने वाला है, डिस्टिग्मेटाइजिंग द कोविड-19। तो पहला सवाल डॉक्टर विजय आपसे है कि किस प्रकार जब लोग वापस बिजनेस में जा रहे हैं तो लोग उन्हें स्टिग्मा दे रहे हैं कि इसको तो कोरोना है, तो उसके ऊपर आप जनता को क्या बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसको डील करना है और जनता में एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि स्टिग्मा बिल्कुल कोरोना वायरस को ना ले। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से ये भी कि जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई फैमिली में जैसे कोई मदर बीमार हो गई, अब उस घर में मान लो खाना बनाने की दिक्कत है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो आप ऐसी फैमिली को सपोर्ट जरूर करें, उनको फोन करें, उनको दिलासा दिलाएं कि आपके बच्चों का ख्याल हम रख रहे हैं, आप आराम से रहिए। उनके घर आप खाना पहुंचा सकते हैं, उनके डोरबेल बजाइए, उनके घर के बाहर खाना रखिए और आप आ जाइए। और तो ये चीजें जो हैं ये आप कर सकते हैं, आप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। उन्हें दिन में 1-2 बार फोन करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई जरूरत तो नहीं है, आप चिंता ना करें, क्योंकि मरीज हॉस्पिटल में रहता है, आइसोलेशन में रहता है,
तो वो एक तरह से बहुत ही अकेला हो जाता है और उसके मन में बहुत से बुरे ख्याल भी आते हैं। तो ऐसे में जरूरी है उसको फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट की। तो आप सोशली कनेक्टेड रहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। आप अपने रिश्तेदारों से भी बातचीत करते रहिए। बहुत से लोग तो बताते भी नहीं है कि एक स्टिग्मा की वजह से कि आगे के भी हमारे रिलेशन जो है पता नहीं क्या होंगे। तो आप एक दूसरे को कनेक्टेड रहिए, एक दूसरे का ख्याल जरूर रखिए। उसके लिए फिजिकली आपको आपस में गले मिलना जरूरी नहीं है, आप दूर से भी ख्याल रख सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि कोरोना फैलता कैसे है, ताकि हमें ये पता हो कि कोरोना फैलता कैसे है और नहीं फैलता है। जिस प्रकार डॉक्टर मुझे ने कहा है कि ह्यूमैनिटी मोरली सपोर्ट जरूर करे, इमोशनली सपोर्ट जरूर करे, फिजिकली दूर रहना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता है तो हमें स्टिग्मा नहीं करना है कि हमारे घर के सामने किसी को कोरोना हो गया है और हम उससे बर्ताव अच्छे से नहीं कर रहे, या अगर ज़रूरत पड़ने पे हम कुछ काम नहीं कर रहे। डेफिनेटली हम घंटी बजाकर घर के बाहर सामान जरूर रख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी नो कोरोना इज गोइंग टू एंड, बट वी ऑल हैव टू स्टे टुगेदर। यहीं पर हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सपोज किसी की कोरोना से की डेथ हुई है या कोई कोविड-19 का पेशेंट है, तो उसको जैसे कोई कोरोना से डेथ हुई है या नॉर्मल की डेथ हुई है, उसका संस्कार करके या उसकी वो यात्रा कंप्लीट करके घर वापस आते हैं हम लोग अपने अपने घरों में, तो क्या हमें कोरोना होने के चांसेस होते हैं? डॉक्टर मुझे आपसे पूछना चाहूँगी। जी, जैसे कि अभी काफी ऐसे केसेस हो चुके हैं कि इसमें पहली बात तो ये है कि जो फैमिली है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले से ही मैसेज कन्वे करें लोगों को। जितने कम लोग हो सके उतने कम लोग जो है अंतिम संस्कार में शामिल हों। जैसा कि आपको पता है अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आपको फैमिली को जो है उसमें दूर रखा जाता है ताकि उनमें भी संक्रमण ना हो। तो पूरी सावधानी बरती जाती है प्रशासन की तरफ से। अब इसमें ये है कि जैसे कि कोई किसी फैमिली से किसी की डेथ होती है तो वो संक्रमण जो है फैमिली मेंबर्स में भी होने का उससे पहले का एक जो इंक्यूबेशन पीरियड है कि हो सकता है तो वो फैमिली जो जिस फैमिली में हुआ है उनको सावधानी रखने की जरूरत है। और उनको जो 14 डेज का क्वारंटाइन है जो प्रशासन भी उनको करता ही है तो वो उसको फॉलो करे, उसके बाद वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जो है शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो नॉन कोविड डेथ्स हैं उनमें भी अभी जो है काफी सोशल गैदरिंग के लिए मना किया जाता है और मिनिमम जितनी हो वही करनी चाहिए। दूसरी बात कि उसमें अगर कोई जाता भी है तो आप वहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन ये सब अगर फॉलो करते हैं तो जैसे आप किसी काम पे जा रहे हैं, जैसे किसी और दूसरे जरूरी कामों के लिए जाते हैं, ऐसे ही वहां भी जा सकते हैं, उसमें आपको ऐसा कोई खतरा नहीं। लेकिन ये चीजें जो है ये आपको कहीं भी आप बस में जा रहे हैं तो भी आपको नहीं छोड़नी है, ये चीजें इनका ध्यान रखना है। आप अपनी दुकान पे अपने काम पे जा रहे हैं तब भी ध्यान रखना है और आप किसी ऐसे सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं उसमें भी ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा अगला सवाल मिस रूपा से है, जो कि कोविड मार्शल की तरह एक भूमिका निभा रहे थे। मिस रूपा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोविड मार्शल था क्या, या कोविड मार्शल है क्या, और उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, ताकि अगर हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को, जनता को कोई क्वेश्चन हो तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर Thank you सकते very हैं। much, Raji, for asking this question. Well, COVID helpline actually जब ये कोविड का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था then we realized कि लोगों के अंदर बहुत डर है। और दूसरा जो यूजुअली हमारी गवर्नमेंट के हेल्पलाइंस जो हैंडल कर रही थी उसमें थोड़ी सी प्रोफेशनल लोगों की कमी थी, लाइक डॉक्टर, नर्सेज और जो हेल्थ केयर में एक्टिवली काम करते हैं। तो कई बार ये होता है जैसे कि डॉक्टर श्वेता ने बोला कि लोग पैनिक होके कॉल करते हैं एंड यू वोंट बिलीव वी यूज्ड टू गेट कॉल लाइक हमें सिवियर ब्रेथलेसनेस है। मार्च के टाइम में जब लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था तो रात को 2-2 बजे लोग कॉल करके बोलते थे कि उनको सिवियर ब्रेथलेसनेस है, और अगर आप उनको बोलने का मौका दो तो कैन यू इमेजिन 5 मिनट्स नॉन स्टॉप वो लोग बोला करते थे। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये देखने का कि डर किस तरीके से उन लोगों के दिमाग में था, कि उनको ये पता था कि ब्रेथलेसनेस होना एक सिवियर कारण है कोविड का और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है।
इसीलिए हमने ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस हेल्पलाइन स्टार्ट करी थी। एंड लेट मी टेल यू, वी आर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पेशेंट, लाइक राशन की इश्यू हो गया, या पड़ोसी बाहर जा रहे हैं, कोई बड़ी गैदरिंग कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, all this type of questions we were attending on our helpline. And this is a basically an initiative under the aegis of WHO Collaborating Center for Emergency and Trauma Care, which is Department of Emergency, AIIMS Trauma Center. सो ये एक उसका पार्ट है जिसके अंडर हमने ये एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पेंडेमिक के टाइम पे लोगों की हेल्प करने के लिए। प्रेजेंटली हम वी आर वर्किंग ऑन वर्चुअल टेली केयर, जो कोविड मरीज घर पर ही केयर प्राप्त कर रहे हैं, जिनको माइल्ड या एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको हम घर पे होम काउंसलिंग देते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आइसोलेशन मेंटेन करना है, किस तरीके से उन्होंने अपना खुद का ध्यान रखना है, किस तरीके से ये ध्यान रखना है कि ये इन्फेक्शन उनकी फैमिली वालों को ना पहुंचे, जरूरत हो तो उन्हें टेली कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव जो मिस रूपा ने बताई है, ये शुरू हुई है, जिससे कोई भी जनता किसी भी समय 24/7 इस पे कॉल करके अपनी क्वेरीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड दे ट्राई टू हेल्प एज सून एज पॉसिबल। आउटबाउंड कॉल्स भी करते हैं कि जितनी मदद हो सके लोगों की मदद करने के लिए। We will definitely going to put the number in the description box. आप जाके चेक कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। Yes, Miss Rupa. थैंक यू प्राची। दूसरी चीज आपने पूछा था कोविड मार्शल कौन है, तो कोविड मार्शल वो लोग हैं जो इसके लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। सो दिस इज अ हेल्पलाइन टोटली हैंडल बाय द नर्सेज एंड द डॉक्टर्स। सो दे आर स्पेशली ट्रेंड टू हैंडल एंड टेक ऑल द टेलीफोनिक कंसल्टेशन, लोगों को किस तरीके से टेलीफोन पे, बिकॉज हम लोग ट्रेंड होते हैं फिजिकली पेशेंट को केयर देने के लिए, टेलीफोनिकली हम लोग ट्रेंड नहीं होते हैं। बट इस हेल्पलाइन के थ्रू हमने स्टार्ट किया, अपने डॉक्टर नर्सेज को प्रॉपरली ट्रेन किया, एंड व्हेन दे बिकम ट्रेन देन वी स्टार्ट कॉलिंग देम अ कोविड मार्शल. So that is how we use this terminology to just to being grateful to them and giving them a proper designation that they are really doing a great job along with their clinical jobs, because ये सब लोग clinical practice में से थे, उसमें से 2 घंटे 3 घंटे निकाल के ये हमारी हेल्पलाइन में पेशेंट्स के लिए टेली केयर प्रोवाइड कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। सो कोविड मार्शल होना एक बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सिखाया उतना पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन सीखा हमने बहुत कुछ। तो जैसे जैसे पैंडमिक का फेजेस चेंज हुए, फॉर एग्जांपल जब जैसे ही कोरोना आया था और बहुत कम लोगों को होता था, और जब फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे और सब लोग डर जाते थे कि हमारे पड़ोसी बाहर से आए हैं, वो लोग क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई आता था तो उसका स्टिग्मा एसोसिएटेड होता था, या फिर डॉक्टर्स को बाहर निकाला गया, या कभी किसी बिल्डिंग में वॉचमैन ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर से आए। फिर हमने वो प्रॉब्लम्स के साथ डील किया, दैट इज स्टिग्मा एंड अवेयरनेस, कि अभी इंडिया में इतने केसेस नहीं है, तो हमें बस सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क एक्सेट्रा ये सब करना है। उसके बाद जब लॉकडाउन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ डील किया, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक, लोगों को फिर उसके वो प्रॉब्लम्स, फिर उसके साथ हमने देखा कि बहुत लोगों को टेस्टिंग की प्रॉब्लम हुई, कि पहले बहुत लोग टेस्ट कराना नहीं चाहते थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराना नहीं चाहते थे। हमने इन चीज़ों को एनकरेज किया कि प्लीज़ जाके टेस्ट करवाएं, अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आप अपने आप को क्वारंटाइन करें, क्वारंटाइन समझाया। फिर जैसे जैसे फिर सरकार ने बोला कि अब आप माइल्ड केसेस को होम क्वारंटाइन होना चाहिए, तो होम क्वारंटाइन हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, लोगों के लिए डिकोड करने की कोशिश की, ताकि लोग ये ना समझे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप आराम से घर पे भी हो सकते हैं। तो एज अ कोविड मार्शल मुझे ऐसा लगा कि कई कुछ कॉल्स तो लिटरली ऐसे होते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बस बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई जजमेंटल इंसान नहीं चाहिए जो उनके साथ परेशान हो जाए, या फिर कोई उनकी परेशानी को ना समझे। तो हम लोग 20-25 मिनट 30 मिनट भी कॉलर्स को दे चुके हैं, और ऑन एन एवरेज हम 20 मिनट दे ही देते हैं, ताकि हम आराम से उनको कन्विंस कर सकें कि ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ हो रहा है, और देयर इज अ वे टू डील विद इट। So I mean my experience was very gratifying. थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू डॉक्टर विजय। आप सब एक सोल्जर्स की तरह हेल्थ केयर वर्कर्स जो लगे हुए हैं कोरोना को डील करने में,